आप सभी को नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपका झारखंड टेट के क्लासेस में स्वागत है। झारखंड टेट में आज हम लोग देखेंगे एसएसटी, जी हाँ, सोशल स्टडी पेपर 2 जो आपका होता है। और यहाँ पे हम लोग परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में सीधे लड़ेंगे, है ना। डायरेक्ट प्रश्न आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है 60 आउट ऑफ 60। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री यानी इतिहास, क्योंकि सोशल स्टडी में आपको इतिहास को भी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है। तो इतने चारों पेपर को आपको पढ़ना है, तो बैलेंस करके सभी पेपर में आपको कमांड बनाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका इतिहास से होता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इतिहास। इतिहास में मिडाइवल एज, हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो आपके सिलेबस में तीनों हैं। आज हम लोग मिडाइवल को देखेंगे, मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये आपका मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया का पहला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न पढ़ लें आप। क्या प्रश्न? दिल्ली में सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली में सुल्तानों के शासनकाल यानी दिल्ली में कौन सी किसने सत्ता स्थापित की थी और कौन सा वंश था वहां? तो वहां पे 5 वंशों ने शासन चलाया था, जिसे समेकित रूप से दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया है। दिल्ली के सुल्तानों मतलब दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी, यानी राजकाज में जो लिखावट किया जाता था, जो राज दरबार में लिखे जाते थे, उसकी भाषा क्या थी? प्रशासन की भाषा क्या थी? ठीक है। तो जैसे अभी भारत की प्रशासन की भाषा क्या? हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो उस समय क्या था? फारसी था, हिंदी था, उर्दू था या अरबी था? तो उस समय आपका क्या था? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? यह किस विद्वान का कथन है? यह किस विद्वान का कथन है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? यह किस विद्वान का कथन है? आप जान रहे हैं मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण शासिका थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के 4 भाई थे, लेकिन उसके पिता इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो रजिया का। जी हाँ, इसका मतलब क्या था कि रजिया अपने भाइयों में ज्यादा योग्य थी, है ना। रजिया अपने सभी भाइयों से ज्यादा योग्य थी, तभी तो उत्तराधिकारी लोग अपने पुत्र को बनाते हैं। अगर अपने पुत्री को उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनाया, इसका मतलब वो अधिक योग्य था। इस प्रकार का कथन किस विद्वान का है? तो अलबरूनी का, बदायूनी का, मिन्हाज सिराज का या फिर बर्नी का? तो ये कहा है आपका किसने? मिन्हाज सिराज ने। मिन्हाज सिराज ने ये कहा है और इसीलिए इसका एक कथन काफी प्रचलन में है और यह सच भी था। इन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, ये रियल भी था। और इसीलिए शासक बनी और अपने सब भाइयों, इनके भाई भी शासक बने, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा शासन चलाया, चाहे वो किसी भी मामले में हो, है ना। कूटनीतिक मामले में हो, प्रशासन मामले में हो, पब्लिक को खुश करने के मामले में, हर मामले में ये अपने भाइयों से काफी बेहतर साबित हुई और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला। और इसके बाद लास्ट में मॉडर्न में हो रही इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली की गद्दी पर बैठी प्राइम मिनिस्टर लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में। और ये आपका राजतंत्र में पहली बार अगर कोई बैठी थी गद्दी पे, पहला और अंतिम, तो ये आपका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट आपको ये भी पूछा जाएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, है ना, सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? यानी पहले जो राजस्व निर्धारण होता था ना, एक अंदाज से कर लिया जाता था, लेकिन एक शासक ऐसे हुए मध्यकालीन भारत में, इसने क्या किया? भूमि का माप कराया। बोला ऐसे नहीं, आप भूमि का माप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्रति बिस्वा, जैसे अभी हम लोग प्रति बीघा टैक्स वगैरह कुछ देते हैं ना, उस समय क्या होता है? प्रति बिस्वा उपज का आकलन किया और उसके आधार पर राजस्व का निर्धारण किया। तो ऐसा किसने किया? इसमें से अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी, किसने किया?
आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी अगर किसी की प्रशासनिक व्यवस्था थी, सबसे मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो वो किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बार इसने ही इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया था कि नहीं, सबसे पहले भूमि की माप करेंगे, इसके बाद हम लोग भू राजस्व का निर्धारण करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन हुआ था किसका किसका हुआ था? सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत पर जो शासन चलाया टोटल 5 राजवंशों ने। दिल्ली सल्तनत पे जो शासन चला था कितने राजवंशों का? 5 राजवंशों का। तो उसी में से इल्तुतमिश भी शासक बना था। तो इल्तुतमिश इन 5 में से जो मैंने कहा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसमें से किसका था वो? सैयद वंश का था, खिलजी वंश का था, गुलाम वंश का, लोधी वंश का। तो ये सबसे पहले ही शासक बने थे, यानी गुलाम वंश सबसे पहला वंश था, ये गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश। ये गुलाम वंश के रियल फाउंडर थे, वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? जजिया क्या था? एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, क्योंकि ये शासक मुस्लिम थे और गैर मुसलमानों को कि आपको कोई दिक्कत नहीं हमारे प्रशासन में रहने में, हमारे कह सकते राज्य में रहने में, आपको सुरक्षा हम लोग देंगे। इसके लिए क्या होगा? आपको एक टैक्स देना होगा। उस टैक्स का नाम था जजिया, और ये लिया जाता था किससे? गैर मुसलमानों से। उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया। गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू प्रजा से ये टैक्स लिया जाता था। और ये एक तरह से धार्मिक कर भी कभी कभी माना जाता है, और कहीं कहीं इसको सुरक्षात्मक कर भी माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे धार्मिक कर मानते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो अब तक जितने भी मुस्लिम शासक यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया कि सबसे टैक्स तो लिया, जजिया सभी हिंदुओं से लिया, लेकिन ब्राह्मणों को एक प्रकार से हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है सभी वर्णों में, सभी जातियों में, तो हर एक सुल्तान ने भी इसका ख्याल रखा और ब्राह्मणों से कभी भी जजिया टैक्स नहीं लिया। लेकिन एक ऐसा शासक रहा बना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों से भी जजिया लिया था। तो वह एकमात्र शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या बलबन। तो वह थे आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स लिया था। तो कौन हो गया? दिल्ली के सुल्तानों में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था किसने? तो आपका फिरोज तुगलक ने। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, फिरोज तुगलक की मां एक हिंदू थी, यानी हिंदू से जन्मा पुत्र ने हिंदू का सबसे ज्यादा, अगर कह हिंदुओं को प्रताड़ित किया, इसी ने किया, क्योंकि अपने आप को प्रूफ करना चाहता था कि उसकी मुस्लिम प्रजा कहीं ये ना सोच ले कि हिंदू का संतान है, इसके अंदर हिंदुत्व की भावना है। इसको दिखाने के चक्कर में और ज्यादा वो क्रूर कट्टर मुसलमान बन गया, और इसलिए इसने ब्राह्मणों तक को भी नहीं छोड़ा कि देखिए हम है सच्चा मुसलमान। बस यही बात था और कोई नहीं। अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में अपने हिंदू भाइयों बहनों पर इन्होंने काफी अत्याचार किया, उनसे भी जजिया लिया, और जो कि ब्राह्मण प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, उसको भी इसने नहीं छोड़ा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? आपको आप जान रहे हैं शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। किस मामले में? स्थापत्य कला में। यानी स्थापत्य किसको बोलते हैं? भवन निर्माण कला। सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बने थे तो शाहजहां के काल में बने। शाहजहां ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए, तो इसमें से जितने हैं ना, इसमें 3 का निर्माण शाहजहां ने किया है, 1 का नहीं किया। आपसे पूछा जाए किसका निर्माण नहीं किया है, वो छांटना है। तो ताजमहल आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ये शाहजहां ने बनाया था अपने बेगम की याद में। दूसरा दिल्ली का लाल किला, जी हाँ लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था, ये भी सही है। दिल्ली का जामा मस्जिद, हाँ ये भी आपका शाहजहां ने ही बनवाया था। तो बचा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इसने नहीं बनाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिससे कि अकबर ने बनाया था, शाहजहां ने इसका निर्माण नहीं किया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका
निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? कौन अकबर का समकालीन शासक था या थी? अकबर का समकालीन कौन था? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन था अकबर का समकालीन? यानी अकबर जब शासक थे उस समय वो भी शासक थे, है ना? तो कौन था? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन शासक था? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारस के शाह अब्बास। फारस के शाह अब्बास ये जो थे आपका अकबर के समकालीन थे, फारस के शाह अब्बास। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? अब यहां अगला प्रश्न, किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और हयात खां। तो बाबर और हयात खां में कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। बाबर और सिकंदर लोदी में भी कोई युद्ध कभी नहीं हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था, जिसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। ये आपका पानीपत का युद्ध था। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हो गया? बाबर और राणा सांगा के बीच। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और ये कब हुआ था खानवा का युद्ध? आप कमेंट में हमें बताएं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक एक शब्द मिलता है मुगल काल में, इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक, दस्तक ये क्या था? दस्तक था क्या? गुलामी का प्रतीक था, फैक्ट्री का दूसरा नाम था, या बंदरगाह था, या शुल्क मुक्त व्यापार? क्या था ये? तो ये आपका दस्तक जो था ना, शुल्क मुक्त व्यापार था। ठीक है, अगर आपको दस्तक मिल गया, अगर सरकार शासक ने आपको दस्तक दे दी, तो आपको क्या करना है? अब आपको टैक्स नहीं लगेगा, आप बिना टैक्स के व्यापार कर सकेंगे। तो दस्तक वही था। दस्तक एक पत्र जारी करता था ना, ये आपको परमिशन देता था बिना टैक्स व्यापार करने का। फ्री आप ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई टैक्स का, टैक्स फ्री ट्रेड होता है। वही था, शुल्क मुक्त व्यापार का प्रतीक था आपका दस्तक। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई, फिर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये आप कमेंट करके बताएं। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? मैं बता रहा हूं किसके किसके बीच हुई थी, आप बताएं पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई जिसमें कि मराठे आपके पराजित हो गए थे? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, या सिखों ने? पराजित कौन हुए थे? मराठे। पराजित करने वाले कौन थे वो पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठा वर्सेस किसे होता? अहमद शाह अब्दाली, है ना? मराठे वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और ये कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। यानी ये कौन हो गए? अफगान। तो मराठे जो थे वो किससे पराजित हुए? अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। यानी वो क्या थे? अफगान। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए थे? अफगानों से। अगर शासक का नाम पूछा जाएगा तो अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए थे। तो आज की एसएसटी में हिस्ट्री के पेपर को हमने सॉल्व किया। ऐसे ही पूरा एसएसटी में जो चारों पेपर है, चारों पेपर का ऐसे ही कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। और मैं जो आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये आपका बिल्कुल सिलेबस आधारित है और यूनिट वाइज है। मैं जो टेस्ट ले रहा हूं आपसे यूनिट वाइज टेस्ट है। अब ये ना सोचिए जहां मैं तहां से टेस्ट ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपका यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है और जैसा जैसा सिलेबस का सीक्वेंस है हम लोग उसी तरह इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहा है। और इससे क्या होगा, आपका
आप सोच रहे क्वेश्चन से सॉल्व करें, नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ जिस प्रकार हम लोग डिस्कशन भी कर लेते हैं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो भी आप कर पाएंगे, इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई सिर्फ हम लोग सॉल्व नहीं कर, उसका हम लोग डिस्कशन भी करते आ रहे हैं। डिस्कशन और एमसीक्यू दोनों बनाने से क्या होगा, आपका कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन होगा। और एमसीक्यू के साथ अगर आप डिस्कशन करते हैं ना, वो कभी आप भूलिएगा नहीं, वो आपको ज्यादा याद भी रहेगा। और सिर्फ स्टोरी की तरह पढ़िएगा आपको बोरिंग लगेगा और आप भूल जाइएगा। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अगर पढ़िएगा और उसके साथ डिस्कशन कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो स्टोरी रहेगा उसको समझ लीजिएगा, आपको याद करने में भी आसानी होगा। तो फिलहाल इस क्लासेस में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।